हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सामाजिक अध्ययन का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग ने क्लास 1 से क्लास 3 तक 1 से 3 तक क्लास कर लिया है। प्लेलिस्ट में अपलोड है। कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो उसके लिए आप लोग को सूचना दे दी गई थी। जिस दिन क्लास नहीं हो पाता उस दिन सूचना मिल जाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहा करें। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज अंतिम क्लास करेंगे, मौर्य साम्राज्य को खत्म करेंगे। 4 क्लास में हम लोग कंप्लीट किया और इतना अच्छे से कंप्लीट किया कि न केवल आपका शिक्षक भर्ती बल्कि आपका सीजीपीएससी लेवल पे भी हम लोग ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सभी को कवर करे हैं। और आप लोग ने टेस्ट दिलाया होगा, टेस्ट तक समय बढ़ा दिया गया था। बहुत लोग का कॉल आया था, तो कल था कल टेस्ट डाला था, मतलब एक दिन और समय आज दे दिए थे। तो आप लोग ने टेस्ट नहीं दिलाया होगा, दिला लीजिएगा। अभी ऑन है टेस्ट, रिजल्ट जारी नहीं किए थे। ठीक है, और अगला टेस्ट भी आज रात तक डलने की पूरी उम्मीद है। और क्लास के बाद कोशिश करते हैं टेस्ट डल जाए, या सुबह डलेगा, फिर एक पार्ट और डलेगा मौर्य साम्राज्य का। हम लोग इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं कि आपका कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जिन लोग भी ने भी क्लास 1 से क्लास 3 तक देखे होंगे, उसका टेस्ट दिलाए होंगे, तो उनको लगा ही होगा एक अलग लेवल में तैयारी कि हम लोग का बहुत अच्छे से इसका कवर हो गया करके। इसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ने सिलेबस देखे होंगे, तो ये हम लोग अभी इकाई 3 कर रहे हैं। इकाई 3 में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग इसको कवर करें। जितने प्रशासक थे उसको पढ़ लिए हैं, और जो भी अब इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे थे उसको करते हैं। तो आप लोग एक बार रिवाइज़ करके आए होंगे। बोला था मैं आप लोग को रिवाइज़ कर लेना करके, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग रिवाइज़ करके आया करें। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये चीज़ बोलना चाहूँगा, विज्ञापन कब आए इस सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग तो आपका जब तक पेपर नहीं आएगा, तब तक पेपर नहीं होगा, तब तक जवाबदारी ले रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी बैच ले लिए सर, नहीं आएगा तो कैसे करके। तो विज्ञापन कब आएगा, क्या होगा, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। आप तैयारी करते रहिएगा। कंटिन्यूटी हम आपको तैयारी करवाते ही रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक का, जब तक बैच चलते रहेगा आपका, जब तक एग्जाम नहीं होगा उसके पहले दिन तक। ठीक है, तो देख लीजिएगा। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 699, 799, 1299 वही फीस है, कोई बढ़ोतरी नहीं। एक बार बस आपको लेना है। 2023 में हम लोग का 200+ चयन आपको इसी रणनीति पे हुआ था, उसी को अपग्रेड करके और बेहतर सुविधा के साथ हम लोग सब चीज़ आपको सुविधाएँ दे रहे हैं। ठीक है, ये सब रिवीजन कर लिए थे आप लोग को। मैं पूरा उम्मीद है नोट्स आप लोग बना रहे होंगे। जानबूझ के मैं ये पीडीएफ नहीं दिया था, ना मैं दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग जिन लोग नोट्स बना के पढ़े होंगे उनका आपका देखे होंगे टेस्ट में बहुत शानदार रिजल्ट मिला होगा, और जिन लोग नोट्स नहीं बनाए होंगे उन लोग का फिर गड़बड़ाया होगा रिजल्ट। ठीक है, बाकी रात तक रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। देखते हैं रिजल्ट, अगर आज जारी हो जाए नहीं तो कल सुबह रिजल्ट आएगा। ठीक है, पूरे शासक के बारे में पढ़े थे हम लोग, फिर सभी उसके सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को बचाया था, उसको कर लेंगे। शिलालेख आप लोगों को करवाया था। ठीक है, चलेगा, अब लाइव आ जाएंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। शिलालेख के बारे में आप लोगों को बताया था मैं, 14 प्रकार के शिलालेख। ठीक है, इन सभी विषय वस्तु से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी पहले टेस्ट में नहीं बना था, ये मत सोचिएगा कि नहीं बनेगा, अगला टेस्ट में बनेगा सब। ठीक है, तो शुरू से फिर से रिवाइज करके आप लोग तैयारी करके रखिएगा। तो शिलालेख क्या होता है ये पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना था स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बचे हुए थे उसको कवर कर लेते हैं। चलेगा, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले प्रयाग स्तंभ लेख, ये कहाँ मिला है आपका, तो प्रयागराज में मिला है, इलाहाबाद में। ठीक है, याद करते जाइएगा, टू द पॉइंट है, वही चीज़ हम आपको कराना है जो आपके शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नाम है दिल्ली टोपरा शिलालेख। शिलालेख नहीं पढ़े हम लोग, याद रखिए, स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं ना। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ है, ये दिल्ली में है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कहाँ है, दिल्ली में, जगह पूछता है। ठीक है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है, तो चंपारण बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ है, चंपारण बिहार में है। लौरिया अरे राज चंपारण बिहार में। तो इसमें 2-3 ठो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग टेबल बना के, ऐसे नोट्स बना के इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप पेपर में देखेंगे ऑप्शन में आपको तुरंत क्लिक करेगा दिमाग आपका। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख प्रयागराज इलाहाबाद में, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है दिल्ली में, और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है दिल्ली में। तो ये तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको याद होना चाहिए। बाकी ये 3 ठो और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली क्लास को टाइम से आ जाया करें। अगर कुछ भी समस्या रहता है तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता दिया करें। स्तंभ लेख हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्तंभ लेख होता क्या है, हम लोग तो शिलालेख पढ़ लिए हैं। किसी स्तंभ या खंभे पर खुदे या लिखे गए लेखों को स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला चीज़ आपको मैं याद करवाया था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था। तो पढ़े थे ना कि अशोक के वो मिला था शिलालेख, उसको सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस पढ़ा था। ठीक है,
चलेगा। अब वो चीज़ देखेंगे, हम लोग पूरा थ्योरी डिटेल में कर चुके हैं, आप पहले से लेकर तीसरा क्लास तक देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको अलग से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो। तो आप लोग भी इसको भी नोट्स बनाइएगा ऐसी शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। चाणक्य और कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही का नाम है। जो कौन थे, उसके प्रधानमंत्री थे, जो घनानंद को, नंद वंश के घनानंद को चैलेंज किया था कि मैं तुमसे भी बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिखाऊंगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ के लाया, उससे बड़ा राजा खड़ा करके पूरा सब मौर्य साम्राज्य रख दिया। वही चाणक्य ही है, ठीक है। इसी का अर्थशास्त्र है, जानते हो। तो इसी का नाम क्या है, 3 नाम, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम दे आप उसी की बात करो, प्रधानमंत्री बनाया था फिर उसको, ठीक है। बचपन में नाम क्या था इसका, विष्णुगुप्त था। फिर बड़ा हो गया, उसको चाणक्य और कौटिल्य बोलने लगे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, अब मैं आपको बताया अर्थशास्त्र केवल नाम का अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र विषय नहीं, इकोनॉमी नहीं है, इसमें हर चीज़ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा मौर्य साम्राज्य का। तो राजनीतिक विज्ञान ये सब की रचना इसी के अंतर्गत है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, उसकी रचना की है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा, ये आपके टेस्ट में आया था ना, किसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। चाणक्य के पिता का नाम चड़क था, ये भी पूछता है। तो मैं देखिए छोटा छोटा हर फैक्ट को इतना ज़्यादा कलेक्शन किया हूँ, जितने ये सारे कंटेंट है उन सब पर निचोड़ लेके आया हूँ मैं आपको, कि आपको भटकना ना पड़े। सबसे बेस्ट क्लास है, यूट्यूब में खोज लीजिएगा, जो आपके लेवल पर हर फैक्ट को कवर कर रहा हो। तो चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चड़क था, ठीक है। इतना आपको विष्णुगुप्त के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं उसके और क्या क्या नाम थे। तो देखिएगा आप चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। पहले अभी उसके प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे चाणक्य, विष्णुगुप्त के बारे में देखिए। अब देखेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसको क्या क्या नाम से जानते थे, पहला देखते हैं सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्या नाम से जानते थे, एंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त, 3 नाम थे उनके। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका 3 नाम। अब कहाँ कहाँ ये नाम मिलता है, हमको कैसे पता चला कि इसका ये नाम था। तो सैंड्रोकोटस ये कहाँ कहाँ मिला है, स्रोत हैं, कौन कौन से स्रोत, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, ये 3 जगह है जहाँ पे बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है, सैंड्रोकोटस था, उसका प्रयोग हुआ है। स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, याद रखिएगा। अगला है एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस का कहाँ पे यूज़ हुआ है, प्लूटार्क में, ठीक है। तो एंड्रोकोटस ये प्लूटार्क। फिर अगला है तीसरा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का नाम का उल्लेख कहाँ पे होता है, जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये 3 नाम ऐसे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपको याद होने चाहिए, और कहाँ इसके बारे में उल्लेख हुआ है, स्रोत आपको याद होने चाहिए। तो साथ में याद कर लीजिए, सैंड्रोकोटस आया तो 3 नाम याद रखें, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन। एंड्रोकोटस आया तो प्लूटार्क। चंद्रगुप्त आए तो जूनागढ़ अभिलेख में मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। अब आते हैं अलग अलग राजा के बाद देखे थे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार देखे थे। तो बिंदुसार का नाम का क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो बिंदुसार को क्या क्या नाम से जाना जाता था, तो है पहला भद्रसाल, ठीक है, भद्रसाल के नाम से उनको जाना जाता था। कहाँ मिला इसका उल्लेख, तो ये वायु पुराण में मिला है, तो इसको याद रखिएगा। भद्रसाल के नाम से जाना जाता था बिंदुसार को, और उसका उल्लेख कहाँ है, वायु पुराण में। दूसरा है अमित्रोकेटस या अमित्रघाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार लगा लीजिए, 3-4 स्टार लगा लीजिए कम से कम, इतना इंपॉर्टेंट है। अमित्रोकेटस या अमित्रघाट, ये इसको कौन बोला है, तो यूनानी जो लेखक थे वो इसको बोला गया था बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्रघाट, ठीक है। अगला सीसेन। सीसेन ये भी बिंदुसार का नाम है, सीसेन, ठीक है। कहाँ मिला, जैन ग्रंथ में मिला बिंदुसार। अगला है बिंदुसार को उल्लेख सीसेन मिला है जैन ग्रंथ, ठीक है। अगला है अलिड्रोकेटस। अलिड्रोकेटस ये स्ट्रैबो में मिला है। फिर बिंदुपाल। बिंदुपाल भी मिला चीनी विवरण में, जो चीनी आते आते तो अपने विवरण दिए, उसमें मिला है कि बिंदुसार को बिंदुपाल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये इसका 5 नाम याद रखना है, ठीक। 3 लोग का नाम याद करवा दिया मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पढ़े, सबसे पहले उसके गुरु को पढ़े, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, 3 नाम, इसका नाम याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का 3 नाम याद रखना, सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त, कहाँ कहाँ मिला है उसके नाम का उल्लेख, इसको भी स्रोत को याद रखना। फिर बिंदुसार के बारे में आपको 5 नाम याद रखना है, ठीक है। भद्रसाल, अमित्रोकेटस, अमित्रघाट और सीसेन, और अलिड्रोकेटस, बिंदुपाल, ये 5 नाम आपको याद रखना है बिंदुसार के, ठीक। चलेगा, अब चलते हैं अशोक के बारे में। सबका पढ़ रहे हैं तो अशोक का भी देख लेते हैं। अशोक के नाम देखते हैं, लाइन से आ रहे हैं ना हम लोग। सबसे पहले देखे चंद्रगुप्त मौर्य, पहले उसका गुरु देखे विष्णुगुप्त का, फिर चंद्रगुप्त का, फिर उसका अब देख रहे हैं हम लोग अशोक का देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अशोक का सबसे पहले नाम मिलता है अशोक मौर्य,
ये मिला आपका गिरनार अभिलेख में, ये पूछा गया क्वेश्चन। अशोक का नाम अशोक मौर्य करके किस अभिलेख में उल्लेख हुआ है, तो गिरनार अभिलेख में। फिर अशोक वर्धन करके इसका नाम का उल्लेख हुआ है पुराण में। फिर प्रियदर्शी के नाम से इसका उल्लेख हुआ है भब्रू शिलालेख में। ये भब्रू शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बोला था मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलता है हमको। भब्रूगढ़ शिलालेख भी बोलते हैं या भब्रू शिलालेख भी बोलते हैं। तो प्रियदर्शी नाम शब्द किसके लिए यूज़ होता है, तो अशोक के लिए। ये सब नाम क्या है, अशोक के ही हैं, लेकिन अलग अलग में अलग अलग उल्लेख हुआ है। खाली अशोक कहाँ पे लिखा है, तो मास्की में, गुर्जरा में, ठीक है। ये सब अभिलेख का नाम है ना, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख, उड़ेगोलम अभिलेख, ठीक है। तो ये सब जो 1 2 3 4 ये चारों अभिलेखों में आपका अशोक नाम मिलता है, केवल अशोक, ठीक है। तो ये अशोक के आपके 4 नाम एकदम रटाए होने चाहिए, आपको देखने को मिलेगा ही। जहाँ मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन बनता है वहाँ ये मिलता ही है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। लाइन से हम लोग एक एक फैक्ट कर रहे हैं, तो आज थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा ज़्यादा याद करना है, मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके फैक्ट आपके दिमाग में मैं डालने वाला हूँ। तो अपने दिमाग को, माइंड को खोल के रखिएगा। और मैं अंतिम में फिर से बोलूँगा कि नोट्स बना लीजिएगा। जिन लोग नोट्स बना के टेस्ट दिए होंगे उनको मैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिन लोग नोट्स बना के टेस्ट दिए थे उन लोग का आज टेस्ट कैसे गया है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पहला टेस्ट कैसे गया, अभी लगभग 1 या 2 3 टेस्ट लेने को मैं सोचा हूँ कंटिन्यू। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीपली अब बहुत अच्छे से मैं बना रहा, ताकि जो सीजी टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छे से ये काम आए। सामान्य अध्ययन करके 60 नंबर उनका यही सब सिलेबस कवर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जो अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत। आप लोग को पता है ना, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। फिर भेरी घोष जो युद्ध वाली नीति थी, सब मैं पढ़ाया हूँ। भेरी घोष नीति को चेंज करके वो धम्म की नीति अपनाया था, बताया था ना आपको। भेरी घोष नीति को त्याग कर वो धम्म की नीति अपनाया था, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, तो चलेगा। आप देखते हैं उनके धम्म के प्रमुख सिद्धांत के अंदर क्या क्या था। तो धम्म मतलब क्या था, धम्म का मतलब ये कि उनका कुछ नियम था कि आपको इन नियमों का पालन करना है। जैसे सबसे पहला धम्म के सिद्धांत के अंदर उसका बड़ों का आदर करना, ठीक है। तो अपने से बड़ों का आदर करना ये उनके धम्म के नियम के सिद्धांत में थे। तो इसका, ठीक है। और तो इसमें नहीं दिया है, वही है कि धर्म के क्या क्या सिद्धांत है। बड़ों का आदर करना, छोटों के प्रति उचित व्यवहार रखना, सत्य भाषण देना, अहिंसा करना, अहिंसा को अपनाना, दान करना, पवित्र जीवन जीना, सत्य, शुभ कर्म, धार्मिक सहनशीलता, जीवों पर दया करना। तो इसको ना ऐसे पूछता है कि अशोक के धर्म के नियम के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है करके। ये 10 कम से कम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको यहाँ पे कवर करे हैं, ताकि इनमें से अगर पूछे तो आपको बनना चाहिए। और भी थे धम्म के नियम, ठीक है। ये 10 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न बने हुए हैं। तो कोई भी 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा धम्म में शामिल नहीं था नियम में। तो एक बार अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए। ये देखिए, याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। बड़ों का आदर करना है और छोटों के प्रति अच्छा से व्यवहार करना है। छोटों से भी हमको अच्छा से व्यवहार करना है, उचित व्यवहार कर रखना है। ये दोनों सेम मिलता जुलता है। हमेशा सत्य भाषण दो, अहिंसा मत करो, ठीक है। दान करोगे तो जीवन पवित्र चलेगा। सत्य बोलोगे तो हमेशा शुभ शुभ होगा, शुभ कर्म। धार्मिक सहनशीलता रहोगे तो अभी तो जीवों पर दया करोगे आप। तो ऐसे करके आप लोग ये 10 को दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि ऑप्शन में जैसे दिखे आपको दिमाग क्लिक करने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा आज फैक्ट कंप्लीट करना है ना, चलेगा। सब वही चीज़ है, आज हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज ही कर रहे हैं, लेकिन एकदम टैबलेट फॉर्म में मान के चलिएगा, ठीक है, कैप्सूल फॉर्म में। चलिए, तो आपको पता है कि जेम्स प्रिंसेस जो क्या हुआ था, हम आपको बता चुका, जो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाले विद्वान थे। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था बोला है, तो जेम्स प्रिंसेस। नाम याद रखना है, डेट अब याद रख लीजिए, नया फैक्ट ऐड कर लिया 1837 में। 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। खरोष्ठी लिपि क्या होता है, तो मैं कई बार बताया हूँ, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। मतलब इधर से लिखना चालू करेंगे, जैसे A B C D E, ये कहलाएगा आपका खरोष्ठी लिपि। जो इधर से इधर जाते हैं, दाएं से आपके दाएं हाथ से बाएं की ओर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता है कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब आपसे ऑप्शन में खरोष्ठी लिपि और आपका जो मेन रहता है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो आपको याद रखना, खरोष्ठी लिपि हमेशा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है। अनुराधापुर, अनुराधापुर ये क्या है, तो ये श्रीलंका में है, ठीक है। अनुराधापुर श्रीलंका में है। यहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य में, प्रागैतिहासिक कालीन जो शुरू में जो था अशोक के, ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य मिले हैं।
बस ये नॉर्मल फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। श्रीलंका में जो हमको साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला था? अनुराधापुर। अगला याद रखेंगे अशोक का नाम, तो मैं आपको बता चुका हूँ अशोक, खाली केवल अशोक बस कहाँ मिलता है? केवल अशोक नाम, ठीक है। मौर्य नहीं, मौर्य जुड़ा वाला कहीं और से मिला था। केवल अशोक नाम आपको बताया। मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेत्तुर अभिलेख, उड़ेगुलम, ये चारों जगह आपको याद होना चाहिए जहाँ केवल अशोक बस लिखा था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उड़ेगुलम, ठीक है। इंडिका क्या है? तो इंडिका आपको पता था, ये मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका आपको बता चुका हूँ। ये किसका दरबारी कवि था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। और ये इसने जो रचना की है मेगास्थनीज ने, इंडिका का, ये याद रखिएगा। आगे तक्षशिला, ये भी टेस्ट में सबको कवर कर चुका हूँ मैं। हालांकि मैं उस दिन क्लास नहीं हो पाया था तो कवर नहीं करवा पाया था, लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन पूरा सेट कर चुका था। ये क्वेश्चन आपको मिला था ना। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, ठीक है। तो अभी अगला टेस्ट में भी और बहुत सारे जितने क्वेश्चन बन से सबको मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत शानदार। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप लाखों रुपये खर्चा कर DED किए हैं, कहीं से भी कितना भी पढ़ो, जब तक आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस लेवल में बनते हैं, ये हमारे बैच से जुड़ के अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर आपकी तैयारी अधूरी भैया। फिर आप कंफर्म नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप सीरियस नहीं है फिर, ठीक है। देखिएगा, सब डायग्राम बना के जितना कलेक्शन कर सकता हूँ मैं, सबसे बेस्ट आपका सिलेबस कवर कर रहा हूँ इसमें। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति थे, उनके अन्य नाम तो आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग कहते हैं मेन कौन था भैया? मेन तो यही था ना, यही तो पूरा न्यू डाला है, चाणक्य। यही तो अपना जो सीखा, चुटैया बोलते हैं, उसको खोल के प्रण लिया था कि तुमसे भी बड़ा मैं साम्राज्य खड़ा करके दिखाऊंगा, नंद, ठीक है। तो घनानंद को बोला था, फिर ये उसको उठा के लाया किसको? चंद्रगुप्त को, फिर राजा बनाया। पूरा कहानी आपको याद हो गया होगा ना। फिर चंद्रगुप्त आया, उसको क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। फिर उसके बेटा आया बिंदुसार, उसको बोलते हैं अमित्रघाट। फिर बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया, उसको क्या नाम से बोलते हैं? प्रियदर्शी या अशोक वर्मन। ये वो नाम है जो आपको एग्जाम में बार बार फेवरेट है। किसका? CG व्यापम का, CG शिक्षक भर्ती का, CG टेट का लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं। चंद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्रघाट। अशोक को क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी, अशोक वर्मन, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ तो आपको इतना अच्छे से हो जाए कि आपको फिर दोबारा कहीं भी भटकना ना पड़े, और टेस्ट में आपका शानदार रिजल्ट आना चाहिए। इस बार मैं मान के चल रहा हूँ 100% आया होगा, ठीक है। 100% दिखना चाहिए मेरे को भी, रिजल्ट बनेगा भी। अब देखते हैं अशोक के शिलालेख और प्राप्ति स्थल। अब और इम्पॉर्टेंट शिलालेख हैं, और कौन कौन से? जो मेन 14 तो हम लोग देख लिए थे, और कहाँ से मिला, तो इसको याद रखिएगा। वनडे एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। शाहबाजगढ़ी, आप लोग नाम सुने होंगे अशोक के। शाहबाजगढ़ी शिलालेख ये कहाँ मिला? पेशावर, जो कहाँ है? पाकिस्तान। बस सुनते जाइए कहानी, जैसे आप जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको ऑटोमेटिक क्लिक करेगा जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे। शाहबाजगढ़ी आपका पेशावर में है, पाकिस्तान में। मानसेहरा ये हजारा में है, ये भी पाकिस्तान में है, मानसेहरा। कालसी ये कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड में, हमारे भारत में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कालसी शिलालेख, अशोक का जो कालसी शिलालेख कहाँ से मिला है? तो देहरादून, उत्तराखंड से। फिर है अगला गिरनार शिलालेख, ठीक है। गिरनार ये कहाँ मिला है? तो ये जूनागढ़, गुजरात से मिला है। फिर है धौली कहाँ मिला है? पुरी, उड़ीसा से। फिर जौघड़ ये गंजाम, उड़ीसा। सोपारा आपका ठाणे, महाराष्ट्र, ठीक है। इतना एक बार देख लीजिए, सबको नोट्स बनाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर शाहबाजगढ़ी पेशावर में है। मानसेरा कहाँ है? हजारा, पाकिस्तान में। ये दो पाकिस्तान वाले, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पाकिस्तान में, इसलिए पूछ सकता है शाहबाजगढ़ी या मानसेरा। फिर हमारे उत्तराखंड में एक है कौन सा? कालसी। गुजरात में आपको याद रखना है गिरनार, जूनागढ़ अभिलेख, यही वही है ना, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख भी गुजरात। धौली पूरी उड़ीसा में है। जौघड़ ये गंजाम, उड़ीसा में है। सोपारा ये ठाणे, महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। और एरगुड़ी ये कुन्नूर, आंध्र प्रदेश में। मास्की ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अशोक का नाम केवल अशोक मिला है, केवल अशोक लिखा हुआ है, तो ये पूछता है कई बार कि अशोक का नाम केवल अशोक किस अभिलेख में मिला? तो मास्की में। ये कहाँ है? रायचूर, कर्नाटक में, याद रखिएगा। मास्की कहाँ है? रायचूर, कर्नाटक में। फिर ब्रह्मगिरी क्या है? ये मैसूर, कर्नाटक में है। गुर्जरा ये भी इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा कहाँ है? दतिया, मध्य प्रदेश में, MP में, याद रखिएगा, ठीक है। गुर्जरा अभिलेख, इसमें भी केवल अशोक नाम मिला है, ठीक है। भब्रूगढ़ शिलालेख ये क्या? राजस्थान में, याद रखिएगा। बैराट, राजस्थान में, राजस्थान के बैराट जगह में। फिर अहरौला ये आपका मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में है। फिर जटिंग रामेश्वर ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो इतने आपको याद होने चाहिए। अशोक के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, ठीक है। शिलालेख हैं कहाँ कहाँ हैं, ठीक। चलेगा, कुछ और हैं, अभी और कर लेते हैं।
कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना है क्वेश्चन छूटे, ठीक है। गोविंद मत, आपको याद नहीं हो रहा होगा, अभी लग रहा होगा याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप नोट्स बना के एक बार पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन जैसी चाह देखेंगे क्लिक करेगा आपका दिमाग, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्कोर पक्का कर दूंगा। यहाँ इतने सारे पढ़े जो इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, तो वहाँ पे और फिल्टर हो जाता है एक बार। गोविंद मठ क्या है, मैसूर कर्नाटक में है। निट्टूर क्या है, कर्नाटक में। उड़ेगोलम क्या है, बेल्लारी कर्नाटक में। सन्नाटी क्या है, कर्नाटक में। सासाराम क्या है, बिहार में है, याद रखिएगा सासाराम क्या है, बिहार में। आगे है राजुल मंडगिरी, ये कुन्नूल आंध्र प्रदेश में है। सारोमारो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इतने सारे आपके हैं, इसको एक बार लिखोगे तो अभी आपको याद होगा ना, चलेगा। अब देखते हैं व्यापारिक संगठन, आपको बताया था श्रेणियों में बटा हुआ है, ठीक है। तो मेजर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हर चीज़ कवर कर रहे हैं हम लोग। श्रेणी किसको बोलते थे, तो ये शिल्पियों का संगठन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा ट्रिपल स्टार लगा के नोट्स बनाइएगा। पूछता है श्रेणी, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित श्रेणी क्या है, या श्रेणी किससे संबंधित है, और 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा आपको, तो आपको बताना रहेगा। ये शिल्पियों से संगठित है, शिल्पों का जो संगठन बनता था, सभी शिल्पकार थे वो एक संगठन बनाते, उसको बोलते थे श्रेणी। निगम किसको बोलते हैं, तो व्यापारियों का संगठन होता है, उसको बोलते हैं निगम। संघ किसको बोलते हैं, तो देनदारों का, महाजनों का संगठन होता है, उसको संघ बोलते हैं। तो ये याद रखें, देनदारों का कई बार पूछा, देनदारों का संगठन किसको बोलते हैं, तो संघ को बोलते हैं। सार्थवा, ये पहले ही पढ़ चुके थे, कारवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी, अनाज से संबंधित व्यापार होता था, उसको सार्थवा बोलते थे। तो इतना आपको, ये चारों आपको एकदम याद होने चाहिए। श्रेणी किसको बोलते हैं, शिल्पियों का संगठन। निगम किसको बोलते हैं, व्यापारियों का संगठन। संघ किसको बोलते हैं, देनदारों या महाजनों का संगठन। सार्थवा किसको बोलते हैं, कारवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी, ठीक है। तो ये आपको इतने फैक्ट आपको व्यापारिक संगठन के अंतर्गत याद होने चाहिए। अब मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिन लोग भी केवल यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि यूट्यूब में क्लास तो हो रहा है तो इसी से हो जाएगा करके, तो धोखे में मत रहिएगा। कितना भी थ्योरी कर लो, जब तक उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो, वो भी बार बार हर संभावित क्वेश्चन जो आपके लेवल का हो, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। वही चीज़ हम लोग आपको कराते हैं बैच में, ठीक है। क्लास तो यहाँ निःशुल्क मिल जा रहा है, लेकिन जो मेन यहाँ से फिल्टर होकर निकल रहा है क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस आपको जहाँ मेन होगा वो आपका बैच है। तो बैच ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आस पास जो भी होंगे, जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए, जल्दी ज्वाइन करवाइए उनको। आगे देखते हैं, उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी, तो महाश्रेष्ठी बोले गए थे, याद रखिएगा। जो श्रेणी महान्यायालय, जो इनका जो देखिए संस्था को बोल रहे हैं श्रेणी, और यहाँ कुछ भी विवाद आता है तो इसके लिए न्यायालय बनाया गया था। उद्योग धंधे में कुछ भी दिक्कत आता है तो आप बोलते हैं ना कि इसका न्यायालय है, तो श्रेणी न्यायालय था, एक श्रेणी करके न्यायालय बनाया गया था, उसके प्रधान को महाश्रेणी बोलते थे। मतलब देखिए श्रेणी क्या है आपका, जो श्रेणी ये है, ये तो व्यापारियों का संघ सब तो समझो, उद्योग धंधा वाला। अब इससे समझे कुछ भी विवाद होता था तो वो जाता था श्रेणी न्यायालय में, और इसके जो प्रमुख होते थे उसको बोलते थे महाश्रेष्ठी। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा जोर डालेंगे तब आपको याद होगा। डिटेल में पूछेगा तो शिल्पियों का संगठन बोलिएगा, और ऐसे बोलते हैं तो अगर ऑप्शन में वो नहीं रहेगा तो ये भी देता है, उद्योग धंधों की संस्था को श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा। मुद्रा से क्वेश्चन बनता है, तो मैं इसको भी कवर कर लिया हूँ, अभी बड़ा बना भी था आपको, ठीक है। पर्ण क्या होता है करके, ठीक है, ऐसा कुछ था ना, क्वेश्चन में डाला था जो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मौर्यकालीन क्या क्या मुद्रा चलता था। तो देखिए कांसापर्ण, पर्ण धारणा, ये चांदी का बना होता था। तो चांदी के 3 हमको याद रखना है। ये पूछता है निम्न में कौन सा मुद्रा चांदी का है, सोना का है, या कौन सा मुद्रा मौर्यकालीन है या नहीं, ऐसे करके घुमा घुमा कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा कांसापर्ण, दूसरा पर्ण, तीसरा धारण, ये तीनों आपके चांदी के सिक्के थे। अब सोने का सिक्का देख लेते हैं। तो सवर्ण और निष्क, सवर्ण एवं निष्क ये सोने का बना हुआ होता था, ठीक है, सवर्ण और निष्क। फिर अगला देखते हैं तांबे का सिक्का, मासक काकणी, ये तांबे का सिक्का था, ठीक है, ऐसे तांबे का सिक्का रहता था गोल गोल ही। तो ये कितने आपको याद रखते हैं, तो यहाँ से 3 हो गए चांदी के सिक्के, 2 हो गए सोने के सिक्के, और 2 हो गए आपके तांबे के सिक्के। तो ये आपको 7 सिक्कों का नाम आपको याद होना चाहिए कैटेगरी वाइज, कि चांदी का सिक्का बोलेगा 3 नाम आपको दिमाग में देखते समय क्लिक करना चाहिए, कांसापर्ण, पर्ण, धारण। फिर सोने का बोलेगा 2, सवर्ण, सवर्ण तो बोलते हैं सोना, आपको याद होगा। निष्क को भी सोना बोलते थे, ये जल्दी से याद हो जाएगा आपको। निष्क मतलब सोना होता है, सवर्ण मतलब भी सोना होता है, सवर्णकार भी बोलते हैं सोनार लोग को।
माशरक और काकड़ी ये आपका तांबे का, जो अजीब टाइप का 2 निकलेगा ये आपके तांबे का। तो आप कैसे भी कर लो, कोई ट्रिक लगा लो, जैसे भी करो, मेरे को नहीं पता। आपको ये 7 नाम याद होने चाहिए, बस मैं ये जानता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इससे बनते हैं, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, हर संभावित चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। हर एक एक बारीक चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश किया है। तो अशोक द्वारा आपको पता है कि अपने बेटे और संघमित्र, इसके मम्मी का नाम भी बताया था आपको, कमेंट कर बताइएगा आप लोग कुछ याद रहता है कि नहीं। ठीक है, इसका अशोक के 2-3 पत्नियां थी, अलग अलग पत्नी से अलग अलग बेटे हुए थे। तो इसकी एक पत्नी थी जिसका बेटा था महेंद्र और संघमित्र, इसको भेजा था श्रीलंका के लिए, और एक और को भेजा था महारक्षित, गया था यवन देश। ठीक है, तो महारक्षित को याद रखिएगा, वो तो आपको याद ही होगा, कई बार बता चुका हूँ। महेंद्र और संघमित्र वाला श्रीलंका भेजे थे इसको। महारक्षित को भेजे थे यवन देश। ठीक है, ये याद रखिएगा, यवन देश भेजे थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। तो ये महारक्षित को पढ़ लिए, और कुछ कुछ है। महारक्षित यवन देश गया था। मज्जिम याद रखिएगा, ये हिमालयवर्ती देश में गए थे इन लोग, मज्जिम। महादेव ये आपका महिष मंडल मैसूर। महाधर्म रक्षित ये महाराष्ट्र गया था। सोना तथा उत्तरा ये स्वर्ण भूमि को कहा जाता है। मध्यांतिक ये कश्मीर और गंधार को। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 आपको मेन इंपॉर्टेंट ये दोनों थे। ठीक है, संघमित्र वाला और महारक्षित वाला। बाकी ये भी आपको याद रखिएगा, धर्म प्रचारक कहाँ कहाँ गया था, एक बार और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महारक्षित याद रखिए यवन देश, मध्यम हिमालयवर्ती देश में, महादेव महिष मंडल मैसूर में, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में, सोना तथा उत्तरा ये सुवर्ण भूमि में गया था, मध्यांतिक या कश्मीर और गंधार में गया था। ठीक है, चलेगा। अब आगे देखते हैं। लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू आप अंतिम तक बने रहिएगा। आज बहुत सारे आपके फैक्ट आपके दिमाग में भरेंगे। ठीक है, इसका अगला टेस्ट भी होगा, जैसे इसको कंप्लीट करेंगे नोट्स बना लीजिएगा। फिर सुबह एक टेस्ट डल जाएगा, सुबह फिर एक टेस्ट होगा इसका, और उसका पुराने वाला का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। मैं आपको बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ। सीता भूमि कई बार पूछा गया है, देखिए कि ये हमारे नोट्स में है। सीता भूमि कई बार पूछा गया है। सीता भूमि संबंधित कर क्या चीज़ का लेता है, तो इस सरकारी भूमि होता था। राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता भूमि या सीता का टैक्स बोलते हैं। टैक्स का नाम है ये, मान लो सीता, या सीता भूमि भी बोल देते थे, या सीता भूमि का टैक्स। ठीक है, तो सीता भूमि याद रखिए, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता टैक्स के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, कर। भाग किसका लिया जाता है, तो उपज का हिस्सा जो लेते हैं उसको भाग बोलते हैं, इतना हिस्सा इतना भाग करके। प्रवेश से ये याद रखिएगा, जो आयात करते थे, आयात और निर्यात जानते हो ना आप लोग। ठीक है, तो आयात का 20% लेते थे प्रवेश से कर। ठीक है, आयात मतलब बाहर से हम लोग कुछ मंगाते हैं, निर्यात मतलब यहाँ से बाहर भेजते हैं। आयात मतलब बाहर से हमारे यहाँ कुछ आया तो उसका 20% हिस्सा देना पड़ता था मौर्य साम्राज्य में मौर्य शासकों को। निष्काम्य ये निर्यात कम था, और यही फिर से शिक्षक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है इन दोनों को। निष्काम्य ये आया हुआ क्वेश्चन था। निष्काम कौन से कर से संबंधित है, तो ये निर्यात कर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर पिछले साल भी क्लास देखे थे तो 1 नंबर आपका यहाँ से डन हो गया था। और एक एक पॉइंट से आपका सिलेक्शन में बाहर हुए हैं। आपको पता है, जिन लोग भी अभी 2023 भर्ती से बाहर हुए हैं या कुछ पॉइंट ले चुके होंगे, उनको पता है एक एक पॉइंट की वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ से कवर हुआ था। निष्काम्य को याद रखिएगा, निर्यात कर है, तो इस बार आगे पूछ भी सकता है प्रवेश से कर क्या होता है, आयात कर। तो ये दोनों को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। प्रवेश से मतलब प्रवेश कर रहा है, आयात हो रहा है। ठीक है, निष्काम्य मतलब निकल रहा है, जा रहा है, ऐसे ट्रिक बना लिएगा। निष्काम मतलब निकल रहा है, तो निकल मतलब निर्यात टैक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रणय टैक्स क्या होता है, प्रणय तो ये आपातकालीन कर होता था। आपातकालीन अचानक से कुछ जरूरत पड़ गया तो टैक्स ले लिए, तो प्रणय के अंतर्गत आता था। फिर अगला बलि क्या होता था, तो एक प्रकार का राजस्व कर था, ये भी पूछता है, राजस्व कर है बलि। फिर है हिरण्य क्या होता था, तो ये अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मैं वही चीज़ों को ज़्यादा फिल्टर करके लाया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, फालतू समय वेस्ट वाला काम नहीं है। नहीं तो यूट्यूब में भरा पड़ा है मौर्य साम्राज्य का पूरा, क्योंकि यूपीएससी लेवल पर सिलेबस है। ठीक है, लेकिन हमको अपने लेवल पे पढ़ना है, शिक्षक भर्ती लेवल पे। इसीलिए मैं बोला हूँ आप कहीं भी पैड कोर्स से ज्वाइन किए, बहुत अच्छी बात है, क्लास कीजिए वहाँ से, लेकिन उसके बाद आप हमारा क्लास देखिए, हमारा टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पता चल पाए वहाँ आप समय दे रहे हो वो आपके सिलेक्शन में काम आएगा कि नहीं। क्योंकि अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी समय इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है 2023 में, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो। ठीक, तो चीज़ को समझिए
और बैच जल्दी ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दिलाइए। चलेगा, कहाँ चले गए यार, चलेगा आगे पहुँचते हैं, थोड़ा सा और बचा है। बलि कर याद रखिएगा एक प्रकार का राजस्व कर है। हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर नगद के रूप में लिया जाता था। यात्रा वेतन तीर्थ यात्रियों से लिया जाता था, यात्रा वेतन। सेतुबंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेतुबंध को राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध जो किया जाता है उससे संबंधित जो टैक्स लेते थे उसको सेतुबंध, ठीक है। सिंचाई के लिए वही मतलब वो एनिकेट टाइप का बनता था, बंद बनाते थे सेतु, तो उसी को लेता था राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध हेतु। विष्टि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विष्टि निःशुल्क श्रम और बेकार श्रम के जो कर लेते थे उसको विष्टि कर बोलते थे। पंकोदक सन्निरोधे, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कर लिया जाता था पंकोदक सन्निरोधे। तो मैं हर चीज़ कवर करने की कोशिश किया हूँ मौर्य साम्राज्य में। अब हो गया, अब इससे ज़्यादा अब नहीं पढ़ना है। ये देख लीजिए कुछ पॉइंट और है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, जो आपका टेस्ट में भी मैं कवर करा दिया था ताकि आपको याद हो जाए। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से होती है। मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार की भूमि होती थी, एक वह जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में होती थी, दूसरी वह जो किसान के पास होती थी। तो राज्य के पास जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि बोला जाता था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। इससे प्राप्त आय को सीता आय बोला जाता था। वस्तुतः इस भूमि पर दास, कर्मकार, जनजातियों और कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न होते थे। अब सरकारी ज़मीन है तो जो कैदी लोग हैं उसको बोलते थे आप लोग यहाँ खेती करो, आपको कुछ पैसे दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सरकार द्वारा जो खेती वेती करवाया जाता था सीता भूमि में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने पूरा कवर कर लिया आपका मौर्य साम्राज्य के जितना हो सकता था मैंने पूरा डिटेल से 4 क्लास में कवर किया हूँ, 01 से लेकर 04 तक। चारों क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार और देख लिए तो भी आज एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, उसका नेक्स्ट टेस्ट दीजिएगा, बिना रिवाइज़ के टेस्ट मत दीजिएगा, ठीक है। तो अब अगला 5वां क्लास आपका अगला सिलेबस पे चलेगा, ठीक है। या हो सकता है एक और क्वेश्चन मैं करवा दूँ, ठीक है। इसमें भी लाइव क्वेश्चन के माध्यम से एक बार और टेस्ट ले सकता हूँ अगर मेरे को लगेगा तो, कि टेस्ट बैच में अगर कवर नहीं हो पाया और कुछ क्वेश्चन बच गए। बाकी कल का टेस्ट फिर से टेस्ट में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा जितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग अगला चालू करेंगे गुप्त साम्राज्य। और ध्यान दीजिएगा साइंस का भी मैं क्लास लूँगा, मैं ऑलराउंडर हर सब्जेक्ट में कवर करता हूँ मैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग डेडिकेटेड हैं आपके लिए। जो भी आपको ज़रूरत है हर प्रकार की आपको सुविधा दे रहे हैं, जैसा आपको ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो जिनको भी और कुछ टेस्ट का डेमो देखना होगा आप ये नंबर देख लीजिएगा 75 83 86 44 61। इसमें आप अब कॉल मत कीजिएगा, कोशिश कॉल मत किया करें। आप पहले डेमो ले लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज करके डिलाग देख लीजिए, पूरा डिटेल समझ लीजिए कैसे 2023 में हम लोग को सफलता मिली है और कैसे 2024 में और क्या क्या अपडेट कर रहे हैं। पहले 2023 में तो एक भी क्लास नहीं दिया था, बहुत सारे क्लास भी दे रहे हैं जो यूट्यूब में काम के नहीं है। वो टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम बच्चा से ज़्यादा समय खराब होगा तो उसको हम लोग बना के दे रहे हैं। जैसे मौर्य काल, मौर्य काल आप पढ़ते यूपीएससी लेवल का इतना सारा क्लास मिलेगा, आपको समझ ही नहीं आता पढ़ूँ कैसे, मेरा लेवल क्या है, सीजी टेट शिक्षक भर्ती में लेवल क्या है ये समझ में आएगा तब तो आप पढ़ोगे। क्लास देखे पढ़ रहे हैं, कोई पीएससी वाले जो कोचिंग वाले हैं, पीएससी वाले कोचिंग वाले से आप लोग पढ़ते हो तो वो सीधा खींच देता है अपने पीएससी लेवल पे पढ़ा रहे हैं। अब उसको खुद नहीं पता है क्योंकि टीचर भर्ती को वो इसलिए टीचर भर्ती की तैयारी उन लोग करवाई नहीं है। अभी कई बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं जो पहली बार शिक्षक भर्ती का तैयारी करा रहे हैं, अब उनको यही नॉलेज नहीं है कि इस लेवल में किस लेवल क्वेश्चन है, तो वो बस पीएससी लेवल पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको नुकसान हो रहा है भैया, समय बहुत कीमती है, आप जो आज पढ़ रहे हो उसका आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलता है फिर क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दबा के शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे में आप कमेंट कर बताइएगा आपका कैसा गया था टेस्ट। क्लास पढ़ने के बाद मेरे से पढ़ने के बाद टेस्ट आपका कैसा गया। और मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल कवर नहीं कराया था जो मैं क्लास में ही करवाया हूँ, मैं क्वेश्चन को अलग लेवल पे फिल्टर किया था जो इंपॉर्टेंट हो। मैं ये नहीं ध्यान दिया तो मैं इसको पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिले होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट से बने होंगे जो डायरेक्ट मैं यहाँ नहीं बताया रहूँगा। और अभी 2-3 टेस्ट होना है मौर्य साम्राज्य, कम से कम मैं 3 टेस्ट का टारगेट रखा हूँ, ठीक है। अभी एक हुआ है, कल सुबह डालवा दूँगा, कोशिश करता हूँ अभी सेट किया कर लिया, आधा टेस्ट बन चुका है, आधा और बचा है क्वेश्चन, टाइप हो रहा है, टाइप हो जाएगा तो रात को डलेगी या सुबह डलेगा। सेकंड टेस्ट फिर अगला दिन 3 टेस्ट कम से कम मौर्य कर लेते हैं, फिर परफेक्ट हो जाएगा। फिर दोबारा आपको इसको टेंशन नहीं लेना है, फिर रिवीजन होगा, फिर चौथा 5वां 6वां टेस्ट और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा दबा के शेयर कीजिए और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आज करवा लीजिएगा, समय वेस्ट मत कीजिएगा। समय इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए जिन लोग बार बार फ़ोन करते सर फीस कितना फीस कितना है, लेकिन हम लोग के लिए आपका समय इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज़ को समझिए, दोनों बात मैं बोल रहा हूँ। आप पैसा को इंपॉर्टेंट दे देते हो कि फ़ीस कितना है, फीस को बिल्कुल मत देखा करो। आप पहले रणनीति को समझो, रणनीति क्या है, समय कैसा है, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी समय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।